हेलो एंड वेलकम बैक टू कोड्स टाउन। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम सीखेंगे ऑल अबाउट स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर्स क्या हैं, स्ट्रक्चर्स का सिंटैक्स क्या है और इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्लासेस और स्ट्रक्चर्स जो हैं वो ब्लूप्रिंट होती हैं हम लोगों के पास किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और जो स्ट्रक्चर्स हैं वो लाइट वेट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक रेक्टेंगल है, कलर है, पॉइंट है। और अगर हम इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करें तो जो स्ट्रक्चर्स हैं सी प्लस प्लस में, वो हम लोगों के पास वैल्यू टाइप होती हैं, ना कि रेफरेंस टाइप। और ये जो है इनको हम मोस्टली तब नहीं यूज़ करते जब हमने डाटा को मॉडिफाई करना हो, ठीक है। यानी कि उस डाटा के लिए हमने इनको कभी भी प्रेफर नहीं करना जिसने यूजुअली मॉडिफाई होना हो, ठीक है। और सी प्लस प्लस का जो स्ट्रक्चर है वो कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स होता है हम लोगों के पास। और इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। सिंटैक्स के लिए ये देखें, यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। तो इसका जो सिंटैक्स होगा हम लोगों के पास वो इस तरह से होता है जी। सबसे पहले स्ट्रक्ट का कीवर्ड आएगा और उसके बाद आएगा स्ट्रक्चर नेम, ठीक है जी। स्ट्रक्चर नेम यहाँ पे जो है वो मेरा आइडेंटिफायर है जी। आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। ये जो है ये आइडेंटिफायर है, ये यूजर डिफाइंड है। आप चाहें तो अपनी स्ट्रक्चर का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे सिंटेक्स लिखा है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये कीवर्ड है बिल्ट इन, और ये मेरी स्ट्रक्चर का नाम है। और ये मेरी स्ट्रक्चर की बॉडी है जहाँ पे मैं अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करूँगा, ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं जी कि अगर मैंने स्टूडेंट टाइप की कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करनी है तो मैं इस तरह से करूँगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा जी, जो मैंने वेरिएबल्स लेने हैं वो हम ले लेते हैं जी। जिस तरह से मैं ये करेक्टर टाइप की एरे ले रहा हूँ, इंट आईडी ले लेते हैं और इंट एज ले लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरी एक स्टूडेंट टाइप की जो है वो स्ट्रक्चर बन गई। और इसके अंदर तीन वेरिएबल्स हैं, एक आईडी है, एक एज है और एक नेम है, ठीक है। और जब हम स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पे पॉइंट एक नोट करने वाला है, जब हम लोग स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं तो उसको कोई भी मेमोरी जो है वो एलोकेट नहीं होती। जब हम स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब जो है हम लोगों के पास मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। यानी कि जब स्ट्रक्चर क्रिएट की तब कोई मेमोरी एलोकेट नहीं हुई, लेकिन जब हमने स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्रिएट किया तब मेमोरी एलोकेट हुई। तो इस सिनेरियो को समझ लेते हैं जी ज़रा। अगर मैंने इसका वेरिएबल क्रिएट करना हो तो मैं क्या करूँगा जी, मैं लिखूँगा स्टूडेंट, सॉरी, एस, ठीक है। ये सेम वैसे ही है जिस तरह से हम नॉर्मल डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। लाइक अगर मैंने इंटीजर टाइप की एज ऊपर ली थी तो इंट क्या थी, मेरी डाटा टाइप, और एज जो था वो मेरा वेरिएबल था। सेम उसी तरह से स्टूडेंट यहाँ पे मेरी एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है और एस उसका वेरिएबल है, ठीक है। अब इसको मेमोरी का क्या कंसेप्ट हुआ जी, यहाँ पे मेमोरी का कंसेप्ट ये हुआ कि जब मैंने ये सारा काम किया यहाँ से लेके यहाँ तक, तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेमोरी रैम में से कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं की। लेकिन जैसे ही मैंने ये वाली लाइन लिखी तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने मेमोरी एलोकेट कर दी इस वेरिएबल को, ठीक है। अब इस वेरिएबल का साइज क्या होगा, यहाँ पे साइज होगा जी, सिंपल सी बात है कि दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल लिए हैं मैंने। तो इंटीजर हमें पता है कि 4 बाइट्स का होता है, 4 + 4 8, एंड करेक्टर 1 बाइट का होता है और उसकी लेंथ मैंने यहाँ पे 20 ली है, ठीक है। 20 + 8 28 बाइट्स बन जाते हैं टोटल, ठीक है। तो ये इस तरह से हम कहते हैं जी कि जो स्ट्रक्चर जब क्रिएट करते हैं तब जो है जी हम लोगों के पास मेमोरी एलोकेट नहीं होती, लेकिन जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं तब हमारे पास जो है वो मेमोरी एलोकेट हो जाती है, ठीक है। और अगर हमने कोई भी चीज़ एक्सेस करनी हो क्लास की तो सॉरी स्ट्रक्चर की, तो किस तरह से करते हैं, हम क्या करते हैं जी, अपना जो वेरिएबल है स्ट्रक्चर का वो लिखा, साथ डॉट ऑपरेटर लगाया और आगे उस वेरिएबल का नाम जिसको आपने एक्सेस करना है, ठीक है जी। इस तरह से तो मैंने आईडी को एक्सेस करना था, तो जो मेरा एस था, मेरा वेरिएबल था, उसकी मदद से मैंने आईडी को एक्सेस किया, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये है कि जब हमने क्लासेस का कंसेप्ट सीखा था तो तब मैंने बताया था कि हम क्लासेस क्यों यूज़ करते हैं, यानी कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स की तरफ क्यों मूव किए। देखें, सबसे पहले हमें कुछ प्रिमिटिव डाटा टाइप्स मिली थी।
प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या करती हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। लाइक देखें, इंट है, इंट एज मैंने यहाँ पे वेरिएबल लिया, एज एक ही वैल्यू स्टोर कर सकता है। जैसे ही मैं दूसरी वैल्यू स्टोर करने की कोशिश करूंगा, पहले वाली ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है, रिमूव हो जाती है। तो हमारे पास रियल लाइफ के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं जिनका डाटा स्टोर करने के लिए हमें मल्टीपल वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है जी। अब जैसे मैंने स्टूडेंट की एग्जांपल ली, तो स्टूडेंट की अभी मैंने ये सिर्फ तीन एग्जांपल के तौर पे तीन वैल्यूज़ ली हैं, नेम है, आईडी है, एज, क्लास भी हो सकती है, यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, सेक्शन भी हो सकता है, ठीक है। तो काफ़ी सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पे तीन है। अब इस तरह का कोई भी वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था जो कि तीन वैल्यूज़ को स्टोर कर सके। तो यहाँ पर हमने जो है अपनी सहूलत के लिए यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स बनाए। और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स को क्रिएट करने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उनमें से एक जो है वो स्ट्रक्चर है, ठीक है। क्लासेस की बात की थी, स्ट्रक्चर की बात की थी, यूनियंस की बात की थी, नंबरेशंस की बात की थी, ये भी वन बाय वन देखेंगे। आज स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्लासेस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट की है और मैंने उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब देखें कि ये एक वेरिएबल था, तो एक्चुअल में तो इसको एक वैल्यू स्टोर करनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये नॉर्मल वेरिएबल होता, प्रिमिटिव डाटा टाइप का वेरिएबल होता, तो इसने एक ही वैल्यू स्टोर करनी थी। अब ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का वेरिएबल है, तो अब मैं अपनी मर्जी से इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। मैंने कहा है जी कि जो मेरी स्टूडेंट डाटा टाइप है उसका जो वेरिएबल होगा उसके अंदर ये एबिलिटी होगी कि वो तीन वैल्यूज स्टोर कर सकता है। तो अब ये एक वेरिएबल तीन वैल्यूज ले सकता है, तो वो तीन वैल्यूज देने के लिए मैंने यहाँ पे इस तरह से मैं उनको चीज़ों को एक्सेस करूंगा, एस डॉट एज, ठीक है जी, इस तरह से, सॉरी, इस तरह से। जो ये काम आप सीन में भी कर सकते हैं, यानी कि सीन में अगर आपने वेरिएबल को एक्सेस करना है या सी आउट में आपने वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मेथड सेम ही रहेगा। आगे हम एग्जांपल करके देख लेते हैं इसकी। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो इसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल की हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर क्रिएट करके देखते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हम क्या करते हैं जी, एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक हो गया जी, ये आ गई मेरे पास मेरी रेक्टेंगल। और एक और चीज़ जी, ये जो स्ट्रक्चर होती है इसके लास्ट पे सेमीकोलन आता है, सो इस चीज़ को भूलना नहीं है आपने। रेक्टेंगल की हमें पता है जी, एक हाइट होती है और एक विड्थ होती है हम लोगों के पास, सॉरी, ये होगी जी हाइट, ठीक है। अब हमने क्या करना है जी, हम चलते हैं अपने मेन फंक्शन में। ये मेरा मेन फंक्शन आ गया। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, अपना जो मेरा मेरी जो स्ट्रक्चर थी उसका मैंने यहाँ पे वेरिएबल जो था वो क्रिएट करना था, तो ये मैंने वेरिएबल क्रिएट किया। यहाँ पे मैंने इन चीज़ों को एक्सेस करना है, तो मैंने हाइट को एक्सेस किया जी और मैंने इसको वैल्यू दे दी 5। और अगर मैंने इसकी विड्थ को एक्सेस करना है तो इसको मैंने वैल्यू दे दी 10। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि अगर हमने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो उसका फार्मूला है हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हम इसका एरिया फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी, तो हमने क्या करना है जी, रेक्टेंगल डॉट हाइट मल्टीप्लाई बाय रेक्टेंगल डॉट विड्थ, ये आ गया जी मेरे पास, ठीक है। और यहाँ से हम इधर आ जाते हैं और इस प्रोग्राम को हम क्लोज करते हैं। तो इस प्रोग्राम में हमने देखा कि एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं रेक्टेंगल का, प्लस हमने ये देखा कि हम स्ट्रक्चर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसका वेरिएबल किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज़ें हैं, जो वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए थे यहाँ पे, उनको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसका आंसर जो है जी 5 × 10 जो है वो 50 आना चाहिए हम लोगों के पास। तो ये लें जी, जो हमारे पास आउटपुट है वो यही आ रही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50। ठीक है, तो ये तो थी जी एक एग्जांपल हम लोगों के पास। अब ये है कि क्लास और जो स्ट्रक्चर है इसमें कुछ सिमिलैरिटीज भी होती हैं, ठीक है। हम क्लास के अंदर जो है वो कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर सकते हैं और फंक्शंस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चलें हम इसकी भी एक एग्जांपल करके देख लेते हैं जी, इसी को ही हम मॉडिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया जी, दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं। यहाँ पे मैं अपना जो कंस्ट्रक्टर है वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ जी।
ये मेरे पैरामीटर्स आ गए जी। और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, width इक्वल टू w एंड हाइट, सॉरी, इक्वल टू h। ठीक है, ये मैंने अपना कंस्ट्रक्टर बना लिया। कंस्ट्रक्टर के बाद मैं एक फंक्शन बना देता हूँ जी एरिया कैलकुलेट करने के लिए। तो ये मैंने अपना फंक्शन जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर दिया जी। और करना क्या है जी, सेम वही वाला काम, बल्कि हम उसी स्टेटमेंट को उठा लेते हैं यहाँ पे। ये वाली जो थी, ये वाली स्टेटमेंट उठाई और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे हमें इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज हम डायरेक्टली एक्सेस कर लेंगे क्योंकि हम इस वक्त स्ट्रक्चर के अंदर हैं। अच्छा जी, हाइट के स्पेलिंग जो है यहाँ पे हमने गलत लिख दिए हैं, इनको ठीक कर लेते हैं। और क्या मसला है, लें जी, ये हो गया ठीक। और हम अब यहाँ पे चलते हैं जी। अब हमने क्या करना है जी, अब वेरिएबल तो क्रिएट कर लिया, चूंकि कंस्ट्रक्टर बनाया है और कंस्ट्रक्टर जो है वो भी पैरामीटराइज्ड है, तो हम इसको वैल्यूज देंगे यहाँ से। तो ये मैंने दे दी जी दो वैल्यूज, और इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इनको हम कर देते हैं रिमूव। और हमने क्या करना है जी, अब जो था मेरे पास मेरा फंक्शन एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला, उसको हम कॉल करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं जी कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। तो ये लें जी, ये आ गई हमारी आउटपुट। यहाँ पे हमने दिया 4 और 6, तो ये हो गया जी हम लोगों के पास 24। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाया था, तो ये रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है जी। अब दोनों का थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं जी, क्लास और स्ट्रक्चर का। उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चर यूज़ करना आ गई होगी। अच्छा, ये जो यहाँ पे वैल्यूज़ मैं ले रहा हूँ, ये आप यूज़र से भी सीन करवा सकते हैं, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं है। हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, उम्मीद है कि आपको एटलीस्ट सीन करवाना तो आता होगा। अच्छा, अब बात ये है कि स्ट्रक्चर और क्लास के अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, तो अगर हम सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स ऑलमोस्ट सेम ही है। जहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लिखा है, यहाँ पे हम लोग क्लास लिखते हैं जस्ट, ये इस जगह पे जहाँ पे हमने ये स्ट्रक्चर लिखा है, इस जगह पर हम लोग अगर क्लास लिख दें, बाकी का जो काम होगा वो ऑलमोस्ट सेम ही होगा हम लोगों के पास। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर है इसका जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं जी, या इंस्टेंस हम क्रिएट करते हैं, उसको हम स्ट्रक्चर वेरिएबल कहते हैं, और जो क्लास का हम इंस्टेंस क्रिएट करते हैं उसको हम कहते हैं जी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ठीक है। और स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम एक्सेस स्पेसिफायर एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर ना करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें होती हैं वो पब्लिक होती हैं। ठीक है। और क्लास के अंदर अगर हम एक्सप्लिसिटली जो है वो एक्सेस स्पेसिफायर डिक्लेयर ना करें, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें होती हैं वो प्राइवेट होती हैं। ठीक है। तो तीन डिफरेंसेस हमने देखे जी, कि स्ट्रक्चर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें पब्लिक हैं, क्लास के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें प्राइवेट हैं। क्लास का और स्ट्रक्चर का जो सिंटैक्स है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, जस्ट ये कीवर्ड का डिफरेंस है। और जो स्ट्रक्चर का इंस्टेंस है उसको हम स्ट्रक्चर वेरिएबल कहते हैं, और जो क्लास का इंस्टेंस है उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास कहते हैं। बाकी वर्किंग जो है ये आप लोगों के सामने है। ठीक है। तो अगर किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो, किसी भी जगह पे ना समझ आए, तो जस्ट जो टाइम स्टैम्प है आपने वो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर देनी है। मैं जो आपकी क्यूरी होगी उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।